Hi friends, this is Ankit Mishra. Now, today we are going to discuss about the chapter Life Process from class 10th NCERT, and the topic is holozoic nutrition, that is the last type of nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में होलोजोइक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले ही वहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो गई थी। इसका एक रीजन था क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्योंकि जहां से शुरू होता है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बेसिकली और भी हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनमें अमीबा और ह्यूमन बीइंग, इन दोनों में ही आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कुछ स्पेशल टाइप के स्टेप्स को शामिल करके या कुछ स्पेशल टाइप के स्टेप्स की सहायता से इंगल्फ कर पाता है, ऑब्टेन कर पाता है, बेसिकली अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर पाता है, देन दैट मेथड ऑफ डाइजेशन और न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, जब एनी ऑर्गेनिज्म obtains its nutrition by using several steps, the mode of nutrition is known as holozoic nutrition। तो यहाँ तक हमें ये चीज समझ में आई है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है और यूज करता है कुछ स्टेप्स को, या कुछ स्टेप्स को यूज करके अपना न्यूट्रिशन या फूड ऑब्टेन कर पाता है, देन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड हियर दो स्टेप्स आर, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर पाता है? दोज आर, नंबर फर्स्ट इंजेशन, number second digestion, number third absorption, number fourth assimilation, number fifth एक्सक्रीशन। बेटा हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है? सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होता है इंजेशन, मतलब हम फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। इंजेशन के बाद डाइजेशन मींस द फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी हमारा जो फूड जो खाया हुआ होता है, जो लिया हुआ होता है बॉडी में, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये स्टेप्स आ रहे हैं, तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। डाइजेशन का मतलब होता है फूड को ब्रोकन डाउन करना। एब्जॉर्प्शन मतलब यूटिलाइज कर लेना, किसको? जो यूज कर लेना, जो यूजेबल सब्सटेंसेस हैं, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा वो हमारी यूजेबल चीजें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ ही साथ एसिमिलेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी के सेलुलर फंक्शंस में जो एब्जॉर्ब हुआ मटेरियल है उसका इस्तेमाल हो जाना, उसका यूज हो जाना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड लेफ्ट बिहाइंड जो पार्ट बचे होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो बचा हुआ पार्ट है विच इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, कौन सा? वेस्ट मटेरियल को अगर बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सिंपल सी बेसिक प्रोसेस है, बस इसी को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अगर अरेंज कर दिया है तो इसे हम लोग कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी दिस इज फाउंड इन टू ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन, सबसे पहले हम लोग अमीबा को पढ़ेंगे, छोटकू सा बेटा, ठीक है ना। अमीबा एकदम शांत सा जानवर है, बहुत ही सीधा साधा जानवर है, भूखा रहता हमेशा। सेकंड ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हैं, यहां भी आपको मिलेगा, ये भी जानवर है, एनिमलिया किंगडम में आता है।
ठीक है, ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा में आप क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का है, अमीबा में भी होगा और ह्यूमन बीइंग में भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन अमीबा आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा करके आपको, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार का है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट है। इट मीन्स अमीबा सिंगल सेल होने की वजह से इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव पार्ट्स कुछ नहीं है। सिंपली ये क्या करेगा, जहां कहीं भी इसका फूड पार्टिकल होगा वहां मूवमेंट करके जाएगा और मूवमेंट करने के पश्चात उसको धीरे धीरे अपने चारों तरफ से घेर कर उसको अपने अंदर लेकर और डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, कैसे करता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। चलिए, अमीबा अगर हम एक रैंडम सा एक सेल अमीबा बनाते हैं, इरेगुलर सेल होता है, कोई सा भी बना लेते हैं, इरेगुलर इसका शेप होता है। ठीक है, और इसमें होगा न्यूक्लियस। थोड़ा सा सही करके बनाते हैं, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं बन रहा है। तो हम ये रंगीन मिजाज का एकदम अमीबा बना दिए भाई। अमीबा जैसे ही देखता है, अपने देखता नहीं है, सेंस करता है, ये तो हमारी बात है। ये जैसे ही ऑब्जर्व कर पाता है अपने फूड मटेरियल को, तुरंत अपने ये जो साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशंस हैं इनको बढ़ा देता है, आ जाओ बेटा मेरी तरफ आ जाओ, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करता है ये अमीबा, और इसका हो गया ईमान खराब अपने फूड को देखकर। ये बंदा ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, कह रहा आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें पनाह देता हूं। इसने ऐसे धर लिया। ठीक है, न्यूक्लियस अपनी जगह है, साइटोप्लाज्म अपनी जगह है। जो अपनी जगह नहीं है वो है क्या, साइटोप्लाज्म का कुछ भाग। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से ये जो दो पोर्शन ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनको हम कहते हैं, ये हम यहाँ नोट कर देते हैं फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। अब यहाँ पर इसने जो अपनी बाहें फैलाई हैं, भुजा फैलाई है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, धोखेबाज टाइप का है। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है ये एक्सटेंड हुआ है अपनी जरूरत को देख के, और जरूरत के हिसाब से शेप और साइज बदलने वाले लोग दुनिया में ज्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, कूट कहलाते हैं। कूट मतलब कूटनीतिज्ञ कहलाते हैं, अर्थात कूटनीतिज्ञ मतलब झूठे लोग। मतलब ये पैर जैसा बनाया है इसने चलने के लिए, इनकी सहायता से चलता है। ये इधर पैर नीचे बना रखे हैं, उधर जा रहा है, चलता है। तो पैर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बायो में पॉड, और चूंकि झूठे पैर हैं, सच्चे हैं ही नहीं, होता ही नहीं इसके पास, तो ये भैया इसको लिख दिया जाएगा स्यूडो। तो ये बन गए स्यूडोपोडिया। इसका मतलब ये है द फॉल्स एक्सटेंशंस व्हिच आर नॉट रियल, the false extensions of cytoplasm in case of amoeba are termed as pseudopodia. So the basically, if you are asked which type of movement is performed by the amoeba, this is amoeboid movement which is carried out with the help of pseudopodia. Pseudopodia are the false extension which are extended at the time of feeding or locomotion. मतलब ये जो अमीबा है इसके जो साइटोप्लाज्म है ये झूठे हैं, ये चलने के लिए और भोजन को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलो भैया थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। और इसने अगले स्टेप में धर लिया इसको, ये भैया इसने ऐसे से हम शेप बना देते हैं, और इसने इस प्रकार से फूड को अपने अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, फूड इसके अंदर आ गया। ठीक है, और फूड को अपने अंदर ले, जब ये अंदर लाएगा तो ये पोर्शन टोटल आपको इस तरह से दिखेगा। मतलब ये बंदा कुछ इस तरह से ऐसे बंद हो जाएगा। खाली स्थान के बीच में अगर फूड बंद हो जाता है तो खाली स्थान एनिमल सेल के केस में छोटी सी वैक्यूल कहलाएगा, और बीच में फूड बंद है तो ये कहलाएगा फूड वैक्यूल। क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल कहलाएगा। मतलब एक ऐसी वैक्यूल जिसके अंदर फूड मौजूद है। ठीक है, मतलब इस अमीबा ने क्या कर लिया, बेसिकली फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो पहला वाला स्टेप परफॉर्म हो गया है। पहला वाला स्टेप जो परफॉर्म हो गया है वो क्या था, इंजेक्शन, फूड को अंदर ले लेना। ठीक है,
चलो अब हम लोग इधर से सीधे होते हुए निकलेंगे, इधर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो वीर तुम, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है, इसने क्या कर लिया, फूड को इंगल्फ कर लिया, ये हो गया हमारा इंजेशन, इंजेशन। आगे चलिए फिर से अमीबा को बनाया भाई हमने, अमीबा को बनाया, अमीबा अमीबा अमीबा, चूंकि ये एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल है, और एनिमल सेल है तो जाहिर सी बात है इसके पास लाइसोसोम होना आवश्यक है। सेल चैप्टर 9 में आपने पढ़ रखा होगा, तो नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा किया है, फिलहाल अब जो भी समय बचा है पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में फिर मिलेंगे, वहां समझाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर में आप पहुंच जाएंगे तो वहां समझाएंगे बेटा आप पढ़ लो, फिर नहीं पढ़ोगे तो फिर 12th में समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझाएंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये फूड जो अंदर बचा हुआ है, फूड ये हमने बना दिया इसका फूड वैक्यूल, और इस फूड वैक्यूल में हमारा फूड है, और फूड पर भाई सिंपल से लाइसोसोम अगर है, लाइसोसोम हमने लाइसोसोम बना दिया, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल को क्या कर देगा, इसमें फूड जितना मौजूद है इस टोटल फूड को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये जो फूड यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, अभी ये फूड कैसा दिखेगा, छोटा छोटा, मतलब अगर हम देखें तो ये छोटा छोटा दिखेगा इस तरह का, ठीक है। यानी ये प्रोसेस कौन सी हो गई, डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस हो गई डाइजेशन। हाँ, और इस डाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण में चलते हैं। ये फिर से हमने अमीबा बना दिया, कितना सारा अमीबा है हमारे पास, बहुत अमीबा है, टेंशन ना लीजिए, कम पड़ जाएगा और मंगा लेंगे, मार्केट में बहुत अमीबा को लेकर चलती है। ये भैया बन गया हमारा अमीबा, फिर से बन गया। तो हमारा अगला स्टेप कौन सा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। देखिए बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में, पहले पढ़ लेते फिर बता देते हैं आपको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया आपकी वैक्यूल हो गई, और इसमें से जितना भी आपका एसेंशियल पार्ट है वो सब एब्जॉर्ब हो गया, किसमें, सेल में एब्जॉर्ब हो गया। नॉन एसेंशियल पार्ट बीच में पड़ा रहेगा, तो नॉन एसेंशियल पार्ट को अगले वाले टर्म में हम देखेंगे। इधर आ जाओ, वाह क्या मूवमेंट चल रही, वाह, चलते रहो निकल चलेंगे उस साइड। अब ये हो गया अमीबा हमारे पास, ठीक है, इसमें हमने इस तरह से न्यूक्लियस बना लिया, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म बन गया, और इस साइटोप्लाज्म में भैया जो खाना खाया था, जो एब्जॉर्प्शन किया था, इस एब्जॉर्प्शन की हुई चीजों से, इस एब्जॉर्प्शन किए हुए मटेरियल से बाबू इसने अपने सेल की स्ट्रेंथ बढ़ा ली। इसका मतलब यह है इसने एब्जॉर्ब किया फूड को अपने अंदर यूटिलाइज कर लिया, मतलब इस बंदे ने वही काम कर दिखाया जो कहलाता था स्टेप नंबर ये 4 और ये 3। थर्ड पे था आपका एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ पॉइंट इज एसिमिलेशन। अब बचा हुआ पार्ट जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दीजिए, वो कहलाएगा एक्सक्रीशन, सिंपल सा है। तो भैया ये लास्ट स्टेप बना लीजिए, और इसको हम यहाँ पे छोटा सा अमीबा बना के संपन्न करा देते हैं। कुछ भी नहीं करना है बेटा इसमें, सिंपली इस अमीबा के जरिए आपको क्या करना है, ये हमने न्यूक्लियस बनाया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और बचा हुआ पार्ट जो हमारी वैक्यूल हुआ करती थी, इधर बना देते हैं, वैक्यूल जो हुआ करती थी उससे बचा हुआ पार्ट हमारी सेल के बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे नंबर 5, दैट इज एक्सक्रीशन। ये हो जाएगा एक्सक्रीशन। तो यहां पर हम आपको बता दें बेटा, डायग्राम आपको कई सारे हमने बना दिए हैं, लेकिन बेसिकली आपका स्टेप कहां पर है, देखिए स्टेप है आपका फर्स्ट इंजेशन, जब फूड को अपने सेल के अंदर इंटेक किया। सेकंड डाइजेशन, जब फूड को ब्रेक किया, टुकड़ों में तोड़ दिया। थर्ड एब्जॉर्प्शन, जब उससे यूजेबल मटेरियल को सेल में ले लिया, और फिर उस यूज की हुई चीज को जब सेल में यूज कर लिया, मतलब प्रॉफिट वाली चीज को जब सेल में यूज कर लिया गया, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बचा हुआ पार्ट सेल से बाहर वैक्यूम के जरिए निकाल दिया गया, दिस
इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कुछ एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे इसके बात करते हैं। फॉर द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, सेकंड, तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा कई बार पूछा गया, सीबीएसई में पूछा गया है, आपके स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। तो ये बेसिकली इसके 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, फूड को अंदर करना, डाइजेशन ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन मतलब जो फूड है उसमें से यूजुअल चीजों को अपनी बॉडी में ले लेना। ये ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, जो भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन होने के बाद में जो यूजुअल चीजें वो ब्लड में चली जाना, तो ब्लड में चली जाना एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड से वापस सेल में चली जाना, ये आपका हो जाएगा एसिमिलेशन, और जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट बचता है वो हो जाता है एक्सक्रीशन। सो वेट एंड वॉच, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम्स टू ऑब्टेन देयर फूड, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। हम क्योंकि यूनिसेलुलर तो है नहीं कि सिंपल बॉडी से हम लोग डिफ्यूज कर लें या हम लोग जैसे अमीबा की मूवमेंट हो गई, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो भैया खाने पीने की बात करते हैं, मन लगाओ मोटे ताजे बच्चों। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी में डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय मीन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम यहां पर एक लाइन में लिख लेंगे, मतलब न्यूट्रिशन in human body is represented by nutrition in human body is represented by digestion। एक प्रक्रिया होती है डाइजेशन की, ठीक है। तो डाइजेशन करने वाले, भाई डाइजेशन क्या है, हम लोग फूड इनटेक करेंगे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, यही डाइजेशन है। चलिए डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन क्या है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेशन का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात समझो, अगर ज्यादा खाना खा लोगे तो आपकी गर्दन के अंदर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फंस जाएगा, फिर पेन करेगा, निपट जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे को हमारी नेचर ने क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया गया है, मतलब सबसे पहले फूड को छोटा सा लेने का, और फिर अपने माउथ में हम लोग जब लेते हैं तो माउथ में टीथ और सलाइवा प्लस टंग, ये सब चीजें जो है मिक्स करती हैं, ये सब चीजें हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। यहाँ से शुरू होता है डाइजेशन। जनरली हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन का जो टर्म है वो हम लोग स्टमक से ले लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है, मतलब है तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन सिंपल मीन में हम देखें तो डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड में इंटेक किए गए जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना, यही डाइजेशन का मीन है। तो हम लोग देखते हैं डाइजेशन क्या है। हम लोग लिखेंगे सिंपली कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। simply conversion of macromolecules of food into micromolecules is called digestion। आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एक लाइन में डेफिनेशन, सिंपली कन्वर्जन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मगर
कुछ डेफिनेशंस में आपको ये जो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। आप मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो हम यहाँ कर सकते हैं, मैक्रो की जगह कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स food material, simply conversion of complex food material into, अब हम माइक्रो की जगह क्या लिखेंगे, जिस तरह से माइक्रो को कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसी तरह से माइक्रो को हम लोग कहते हैं सिंपल फूड मटेरियल। सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब हम दो चीजें पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो विद इन अ सिंगल लाइन यहाँ पर दो आपको डेफिनेशन तैयार मिल जाएंगी। सिंपली कन्वर्जन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन, या फिर सिंपली कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन पढ़ लिया है तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमें पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं है अलग से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम इसी मिल जाएगा। all the body parts which are involved, जो involve हैं in the process of digestion are together called digestive system। ध्यान से समझिए, ऑल द बॉडी पार्ट्स, सारे के सारे शारीरिक भाग, मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स, विच आर इन्वॉल्व, जो शामिल हैं, इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रक्रिया में, आर टुगेदर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपके शरीर के जो जो बॉडी पार्ट डाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल हैं उनको एक साथ मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वाह, चलो कुछ नहीं करना, तब यार न्यूट्रिशन पढ़े ही थे, न्यूट्रिशन के बाद आपने अमीबा का पढ़ लिया, डाइजेस्टिव ह्यूमन बीइंग में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहुंच गए हैं भाई। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तो डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम, इससे पहले कि शुरू करें, हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम किसका डाइजेशन करने वाले हैं, फूड का डाइजेशन करने वाले हैं, अपने भोजन का डाइजेशन करने वाले हैं। तो भोजन में डाइजेशन करेंगे, क्या ही जरूरत है यार डाइजेस्ट करने की, क्योंकि फूड हमारा मौजूद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी उसको छोटे छोटे टुकड़े करने की, ताकि वो हमारी आहार नाल या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या फिर हमारे फूड पाइप में फंस ना जाए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए भैया फिर से। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बेटा इतना हम चिल्ला रहे हैं कि डाइजेशन डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम, बट किसका, फूड का। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि फूड को एक्चुअली में डाइजेस्ट कहाँ करना है, क्यों ही ब्रेक करना है। क्या पता कुछ ऐसा हो जो ब्रेक करने की जरूरत ना ही हो, फालतू में हम उसके पीछे पड़े हाथ धो के, ऐसा नहीं करना, गंदी बात है। ठीक है, तो भैया देखो, फूड में मेजॉरिटी में आपके कौन कौन सी चीजें आपने फूड इंग्रेडिएंट्स में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे फूड में हम खाता है प्रोटीन। आप कहेंगे हम रोटी और तहरी खाता है ना बाबू, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी ही चीजें पाई जाती हैं, वो आप डिश खाते हैं, हाँ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स यही सब मिलेंगे आपको। प्रोटीन। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 लिपिड्स, इसको कुछ लोग भैया फैट भी कहते हैं। ए भाई, तो मोटे वालों को हम नहीं बोल रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। नंबर 4 आ गया है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नंबर 5 आपने बाबू नाम सुना होगा, रफेज। नंबर 6 आप सुन लीजिए, वाइटामिन्स, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको।
और आप ले लेते हैं इसके साथ वाटर, और आप इसके साथ यूज कर लेते हैं कभी कभी मिनरल्स भी आप कुछ यूज कर लेते हैं। भोजन में मिनरल्स मिल ही जाते हैं यार, सब्जियां हरी सब्जियां खाओगे तो। ठीक है, चलो भैया देखते हैं क्या होता है। प्रोटीन जब ब्रेक होती है, प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है, प्रोटीन जब, सिंपली कह सकते हैं प्रोटीन किससे मिलके बनी है, ये है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने हैं, हम कह सकते हैं सिंपल शुगर से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं, सिंपल शुगर से। लिपिड किससे मिलके बने हैं, ये भैया हाई कार्बन नंबर चेन रखने वाले फैटी एसिड, प्लस एक और कंपाउंड कोई था, पता नहीं कौन सा, ग्लिसरॉल नाम था इसका, हमको लग रहा है ऐसा। फिर न्यूक्लिक एसिड, बेटा ग्लिसरॉल ही होता है, टेंशन मत लेना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपने नाम सुना होगा, किसके नाम में आता है न्यूक्लिक एसिड, नाम सुना होगा तो डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड आपने दो तरह के देखे हैं, देखा नहीं है, सुना है, सुना भी नहीं पढ़ा है। तो ये हो जाता है आपका डीएनए और आरएनए, और ये किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो बेटा कभी भी अगर आगे चल के आप हम लोग पढ़ेंगे, हेरिडिटी में पढ़ेंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बेसिकली बनाते हैं डीएनए और आरएनए को। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, और न्यूक्लियोटाइड कई सारे मिल जाते हैं, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाते हैं, कौन, डीएनए और आरएनए। रफेज, बेटा रफेज का कोई भी इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये इसलिए हमारे फूड में पाया जाता है बिकॉज ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे भोजन की जो पाथ होता है उसमें फूड को सरकने में, पास ऑन होने में हेल्प करता है। ज्यादा स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो फ्रिक्शन की ना रहने की कंडीशन में आपका फूड आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा, बस कुछ और खास नहीं, इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। विटामिन और मिनरल्स ऑलरेडी अपनी माइक्रोमोलिकुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका भी कोई भी आपको डाइजेशन नहीं देखना है, होता ही नहीं। मिनरल्स ये भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ जो डाइजेशन देखना है वो किसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, इन चार कंपोनेंट्स का हम लोगों को डाइजेशन देखना है। साथ ही साथ ये देखना है कि इधर के मॉलिक्यूल्स जिनका डाइजेशन कर रहे हैं ये कहलाते हैं मैक्रो कंपोनेंट्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इनका कन्वर्जन हो जाएगा माइक्रो कंपोनेंट्स में या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आप समझ लीजिए भैया, तो बेसिकली फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट करना है, कहाँ डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हमारी तैयारी पूरी शुरू हो गई है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखने की, हमें ये देखने की कि हम डाइजेशन क्या करने वाले, फूड का डाइजेशन करेंगे। फूड के पार्ट्स पता हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है वो पता हो गया। आगे चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, यानी आपका एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल देखने का। ठीक, चलिए चलिए अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें उन्हीं का डाइजेस्टिव सिस्टम देखना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कुछ नहीं करना है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट जो कि हम लोग आज इसको कवर करेंगे, सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा सा टाइम इशू। सो फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, भोजन जाने वाला रास्ता। और साथ ही साथ सेकंड पार्ट आपका कहलाता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अर्थात जो सहायक ग्रंथियां हैं आपके शरीर में, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं उनको कहते हैं सहायक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल अर्थात फूड जहां से आपकी बॉडी में इंटर करे और अपशिष्ट पदार्थ अर्थात वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में जहां से बाहर करें, यह टोटल पाथ जो है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एंड एलिमेंट्री कैनाल, एज वी नो दैट दिस path includes several sub steps or several sub parts like
फर्स्ट आपका कौन सा पार्ट इसमें आएगा, ये आएगा माउथ, माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। सेकंड पार्ट आपका आएगा ईसोफेगस एंड फेरिंग्स। थर्ड स्टमक। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से सब पार्ट्स में डिवाइड होती है 3 में। फर्स्ट पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, डिओडिनम। सेकंड पार्ट जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। फिर आपका जो फिफ्थ पार्ट आता है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है सीकम जो कि ब्लाइंड सैक पार्ट होता है, कोलन क्वाइल्ड पार्ट होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। सो फूड आपका माउथ में पहुंचता है, माउथ और बक्कल कैविटी से होता हुआ ईसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी पार्ट्स को कवर करता हुआ और साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स को लेता कि सिक्रीशंस को लेता हुआ। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा माउथ में जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड पढ़नी है आपको, सलाइवरी ग्लैंड। नंबर 2 सलाइवरी ग्लैंड के अलावा, सलाइवरी ग्लैंड के अलावा आपको कौन पढ़ना है, ईसोफेगस और फेरिंग्स में आपको कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मिलेगी। स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा स्टमक के अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी लीवर, हिपार, लीवर। नंबर 4 पैनक्रियाज मिल जाएगी। ये 2 एडिशनल ग्लैंड्स हैं जो कि इन पार्ट्स में से बाहर होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिल जाएगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिल जाएगी जो इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल यानी म्यूकोसा में मौजूद होती है। तो बेटा आज की क्लास हमें यहीं रोकनी रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी पार्ट्स को विजुअलाइज एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पिछला जो भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए और टेंशन मत लीजिए, टाइम भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको बार बार से रिवाइज करिए, उन पे क्वेश्चंस लगाइए और भी अगर कोई डाउट होता है या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और पिछली चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, हमेशा खुश रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। थैंक यू सो मच।